लगता है आपको कि आरएसएस अगर सरकार मोदी सरकार बनती है, जैसे कि बीजेपी की तरफ से पूरी उम्मीद की जा रही है, तो उस पर आरएसएस कितना कंट्रोल रख पाएगी मोदी की कार्यशैली को देखते हुए? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि आरएसएस का दखल बीजेपी नहीं जनसंघ के समय से रहा है और रहेगा। जब तक बीजेपी निर्भर है आरएसएस पर अपने ग्रास रूट वर्कर्स के लिए और दूसरे जो आरएसएस के संगठन काम करते हैं उन पर उनका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, तब तक ये दखल रहेगा। बीजेपी को मानना पड़ेगा। बीजेपी जब ज्यादा कमजोर होती है तो संघ पर ज्यादा निर्भर रहती है, जब कुछ मजबूत हो जाती है तो संघ पर कम निर्भर रहती है। ये हमने पिछले 10 सालों में देखा है कि बीजेपी का हर झगड़ा संघ कार्यालय में तय होता है। अध्यक्ष कौन बनेगा ये संघ के प्रमुख तय करते हैं। तो ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि संघ का बीजेपी में दखल नहीं है या नहीं होगा। चलिए अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, करीब 15 मिनट का और वक्त बचा है, इसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, किसकी बनने जा रही है देश में अगली सरकार, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। माना यह जरूर जा रहा है एग्जिट पोल के आधार पर कि बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी है। और इसी से जुड़ा हुआ एनके सिंह साहब, आपसे मेरा सवाल है, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आप क्या देखते हैं? सबसे पहली और बड़ी चुनौती, क्योंकि तमाम उम्मीदें जो है वो अब जनता की उनसे होगी, क्योंकि गुब्बारे में बहुत हवा भरने का काम किया उन्होंने। जी, मैं इससे पहले हम जवाब लें एनके सिंह साहब का, कांग्रेस नेता अजय माकन मीडिया के सामने। थोड़े तमाम न्यूज पेपर्स के अंदर क्या आपको लगता है कि कुछ कमी थी? देखिए, सबसे बड़ी कमी तो संसाधनों की और धन की थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचुर मात्रा में जिसका उपयोग किया। पूरी फुल पेज की एडवर्टीजमेंट जिस तरीके से वो लेकर के आया, और फुल पेज एडवर्टीजमेंट सस्ते नहीं होते। जिस तरीके से रेडियो के अंदर एयर टाइम, टेलीविजन चैनल्स में एयर टाइम उन्होंने लिया, वो आज तक के इतिहास में शायद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना पैसा प्रचार में नहीं करा होगा। दूसरा जो मुख्य बात है, पिछले 5 वर्ष लगातार मैं समझता हूं कि यूपीए सरकार की अचीवमेंट हम लोगों को और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा पानी थी। शायद हम उसके अंदर हम लोग उतने अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन इन सब चीजों को हमको देख करके इसको और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, इसको हम कम्युनिकेशन की कमी कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि हम लोग और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपने कहा बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ, काफी खर्चा हुआ, क्या इसकी आप इलेक्शन की बात, इंक्वायरी की बात कहेंगे या कुछ? देखते हैं, हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को तो समय समय पे इनके जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं उसकी बात कही है, और हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों को जरूर ध्यान रखेगा। सर आपके लड्डू, अजय माकन साहब को आपने सुना, और आपसे एनके सिंह साहब, मैं आपसे जो सवाल पूछा था मोदी से मुतल्लिक, अब मैं वापस अजय माकन से जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगा। क्या सिर्फ प्रचार तंत्र को इस हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है अगर कांग्रेस हारती है तो? नहीं, उससे पहले विनोद अग्निहोत्री जी, एक टिप्पणी आपसे कि अजय माकन ने तो अभी मतगणना शुरू भी नहीं हुई, हथियार डाल दिए। देखिए, अजय माकन कांग्रेस के प्रचार विभाग के प्रमुख हैं, कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी उनकी है, और वो खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि प्रचार में कमी रही और इसमें कमी रही, हम नहीं पहुंचा पाए। तो सबसे पहले उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब स्वयं आप जिसके अध्यक्ष, जिसके प्रमुख हैं, और आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, अभी नतीजे भी नहीं आए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रचार प्रमुख तो सेल्समैन होता है, प्रोडक्ट होगा अच्छा तब तो बेचेगा वो। तो अच्छा सेल्समैन वो जो खराब प्रोडक्ट को कैसे सेल्समैन बेचते? अच्छा सेल्समैन अच्छे प्रोडक्ट को सब बेच लेते हैं, लेकिन अच्छा सेल्समैन वो है जो खराब प्रोडक्ट को भी बेच ले। अच्छा सेल्समैन वो माना जाता है ना, वो बिकता नहीं है। नहीं, अच्छे सेल्समैन बेच लेते हैं। जी, तो एनके सिंह साहब, ये वो सवाल जो अखिलेश पूछ रहे थे आपसे कि जवाब तैयार हो गया आप कांग्रेस की तरफ से, क्या कहना है? नहीं, एक तो इतना डर गए कांग्रेस वाले लड्डू देख के, बीजेपी 2 दिन से लड्डू बनवा रही, तो काफी घबरा गए हैं। मान ही लिया उन्होंने, ठीक है साहब उधर ही लड्डू बनने दीजिए। जो आपने पहला सवाल पूछा था कि मोदी को लेके, मोदी की प्रॉब्लम्स क्या क्या आएगी या मोदी को क्या क्या इमीडिएट प्रॉब्लम है, उसमें तो एक ये है कि भाई मिनिस्ट्री मेकिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सीनियर लीडर्स हैं, और मोदी की जो स्टाइल है उसमें वो परफॉर्म करना चाहेंगे। जिस तरह के वायदे उन्होंने जनता से किए हैं, और लाजमी है कि कोई भी लीडर परफॉर्म करना चाहेगा। एग्रेसिव है मोदी, अपने पर्सनालिटी से एग्रेसिव है, तो मेरे ख्याल से जो मिनिस्ट्री मेकिंग है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरा होगा कि जब आप गरीबों के लिए डिलीवरी करेंगे तो सब्सिडीज देना पड़ेगा। सब्सिडीज देंगे तो मार्केट फोर्सेज आप पे दबाव डालेंगी कि भाई फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट नहीं आ रहा है। ये सारे फैक्टर्स मेरे ख्याल से मोदी साहब को देखने पड़ेंगे, और उससे बड़ा एक जो दिक्कत आएगी, उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि माइनॉरिटी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और मेरे ख्याल से मेरा जो एहसास है
शायद सबसे बड़ा मोदी के लिए चैलेंज है और वो इसको मुकम्मल करेंगे भी। मुझे लगता है कि इस रिजीम में माइनॉरिटी सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। हालांकि वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है माइनॉरिटी को सुरक्षा प्रोवाइड करना, लेकिन अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी के रिजीम में ये कोशिश रहेगी कि माइनॉरिटी महफूज रहे और एक आश्वस्तता उनको देंगे। नहीं, मैं इसमें थोड़ा जोड़ूंगा। सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी जी के लिए ये होगी, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो, कि उनकी चुनौतियों अंदर से होगी, बाहर से उतनी नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी से या दूसरे दल तो हल्ला मचाते रहेंगे संसद में, वो चुनौती क्या होगी? संघ परिवार से होगी, क्योंकि जो उत्साही संघ कार्यकर्ता जो विचार, अब जैसे सबसे पहले मांग उठेगी प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग की 370 पर बहस हो, जो उनके एजेंडे में मैनिफेस्टो भी है, एमजी वेदा ने कह दिया है, 300 समान नागरिक संहिता लागू की जाए, अयोध्या में राम मंदिर बने, राम सेतु से लेकर अयोध्या तक की पदयात्रा को शुरू हो जाए, कुछ भी इन सब चीजों से निपटने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। वो एक बड़ा उनके सामने होगा, क्योंकि एक तरफ ये कंट्रोल करना है कि जो संघ के कार्यकर्ता नीचे के लेवल के हैं उनको कंट्रोल करना करे, वातावरण खराब। एक तरफ गवर्नेंस। प्रदीप सिंह जी, हमने देखा अभी गिरिराज सिंह ने किस तरीके से प्रचार खत्म होने के बाद फिर से एक ऐसा बयान दिया, ये एलिमेंट्स है जो कि प्रॉब्लम कर सकते हैं। शायद मोदी की तरफ से कुछ कहा जाए, कोई एक्शन नहीं लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं है। किस बात का इंतजार मोदी को? देखिए, इंटरनल चुनौती मोदी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी, मैं ये मानने को तैयार नहीं। और सबसे बड़ी चुनौती अगर उनके सामने है तो उनकी इमेज को लेकर, जो उनके विरोधियों ने बनाई है कि वो डिवाइसिव हैं, कि वो सांप्रदायिक हैं। तो आप पार्टी के नेता के तौर पर इस इमेज के साथ तो चल सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री होकर इस इमेज के साथ नहीं चल सकते। तो उनको अपने इमेज मेकओवर के लिए अब सिर्फ बयानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, उनको अपने काम से ये साबित करना पड़ेगा कि वो समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना चाहते हैं, कि ये जो असुरक्षा की भावना पैदा की जा रही है माइनॉरिटीज में, वो आश्वस्त कर सके उनको कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, तो डगर आसान नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए। फिलहाल तो देखिए, अभी मतगणना शुरू भी नहीं हुई है, चंद मिनटों का इंतजार और उसके बाद मतगणना शुरू होगी, रुझान आएंगे, नतीजे साफ होंगे और फिर तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार अब की बार सरकार किसकी। हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार फिर से आपको सुनाते हैं अजय माकन, जिनसे बात की न्यूज 24 संवाददाता रमन कुमार ने। किस तरीके से आंकलन किया अजय माकन ने इन 2014 चुनाव का, नतीजों को लेकर उनकी तरफ से क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। अजय माकन निभा रहे हैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन और नई दिल्ली संसदीय सीट से उम्मीदवार। अजय जी, आप जा रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं आप? बिल्कुल, मैं कॉन्फिडेंट हूं। और जी, कुछ दिक्कत आ रही है, हम आगे आपको सुनाने की कोशिश करेंगे अजय माकन की तरफ से क्या कहा गया। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी भी यहाँ पर मौजूद है। विजेंद्र जी, ये जिस तरीके के बयान हमने देखा कि गिरिराज दे रहे हैं या फिर प्रवीण तोगड़िया, जिस तरीके की एक छवि उनकी बनी हुई है, आपको क्या लगता है कि जब मोदी पीएम बनेंगे, और जैसे कि यहाँ पर तमाम दिग्गज जो बातचीत कर रहे हैं, मेरे सहयोगी जो बातचीत कर रहे हैं, वो बार बार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मोदी के सामने सबसे अहम ये होगा कि अपनी छवि जो डिविसिव वाली एक बनी हुई है उसमें वो तब्दीली करें, तो फिर ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाएगा? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मोदी जी की कोई ऐसी छवि नहीं है। मोदी जी आज पूरे देश के युवाओं के विशेष रूप से दिलों की धड़कन है, उम्मीद है और एक विश्वास है। और आज अगर आजाद भारत में किसी एक नेता ने पूरे देश का विश्वास चुनाव से पहले ही प्राप्त किया हो तो वो श्री नरेंद्र मोदी है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश ने अपनाया है। नहीं, देखिए, मेरा सवाल यह है कि मोदी के राज में भी क्या बेलगाम बोल यूं चलते रहेंगे? दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह लोगों ने मोदी जी को हाथों हाथ लिया है, उन पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि जो विश्वास देश ने मोदी जी को दिया है, मोदी जी उससे ज्यादा देश के लिए और देश की जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। मोदी जी के दिल में इस देश के प्रति, जनता के प्रति जो एजेंडा है वो विकास का है और पूरे देश की तरक्की का है और एक एक व्यक्ति की तरक्की का है। वो किसी प्रकार का भेदभाव अपने मन में नहीं रखते हैं। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। आनंद जी, अभी देखिए मतगणना शुरू नहीं हुई है, थोड़ा वक्त और है, उसके बाद मतगणना शुरू होगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस वक्त चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों दलों के लिए इस समय की सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लग रही है? देखिए, मेरे हिसाब से तो चुनौती यही है कि 10 साल के शासन के बाद यूपीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि एंटी इनकम्बेंसी से जो वो फाइट कर रहे हैं, जिस तरह से सरकार में भ्रष्टाचार और महंगाई को रोकने में नाकामी है, उन सब के बावजूद वो कैसे एक रेस्पेक्टेबल नंबर्स
हासिल करें। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए चुनौती है कि 10 साल से वो सत्ता से बाहर हैं, उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर इस बार भी वो सत्ता में नहीं पहुंच पाते हैं तो मेरा ख्याल है कि बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए बहुत मुश्किल होगी। देख, ये एक तरह से यूपीए की हार में कोई बहुत बड़ी हैरानी नहीं होगी जी। लेकिन अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है इतने अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद, राजनीतिक तौर पर इससे बेहतर स्थिति एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए कभी नहीं हो सकती थी, जबकि कांग्रेस के खिलाफ इतना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस के खिलाफ इस तरह का माहौल है पूरा देशव्यापी। इसके बावजूद अगर उसका फायदा उठाने में नाकाम रहते हैं तो यह मानना पड़ेगा कि बीजेपी के और एनडीए की राजनीति में जो उसकी सीमाएं हैं, उसकी जो संकीर्णताएं हैं, उसको वो आगे नहीं निकलने दे रही हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये जो चुनाव था 2014 का, ये बीजेपी और एनडीए के लिए सबसे ज्यादा करो और मरो का चुनाव था। जी एनके सिंह साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि यूपीए से ज्यादा ये एनडीए के लिए करो या मरो का चुनाव? नहीं, ये बहुत बड़ा, चाहे एनडीए के लिए हो चाहे ना हो, नरेंद्र मोदी को ये प्रूव करना एक बड़ी बात होगी। जिस तरह के प्रोमिसेस किए और जिस तरह का एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से है, नई गवर्नमेंट से होगा जनता का, और जो आपने वादे किए हैं, गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, अच्छा शब्द है कि आपके सरकार के बहुत बड़ा लाव लश्कर नहीं होगा लेकिन इफेक्टिव बहुत होगा। यही यूपीए में नहीं था। यूपीए के चारों जो प्लान्स थे वो बहुत अच्छे थे, अद्वितीय थे। मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, सब शिक्षा अभियान, ये सारे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट थे, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप था, एक डिस्कनेक्ट था कैडर और गवर्नमेंट के बीच में। और जो मिडिल रंग लीडर थे वो 10 जनपद का सजदा करके चले आते थे, परिक्रमा करके, वो समझते थे कि फाइनल हो गया। इसकी वजह से उनको कम्युनिकेट नहीं हो पाया। तो नरेंद्र मोदी के सामने जो चैलेंज है वो ये है कि परफॉर्म करे कैसे। अब उसमें दिक्कत ये आएगी कि स्टेट गवर्नमेंट को जितनी भी डिलीवरी मैकेनिज्म है वो स्टेट गवर्नमेंट पे जाके दम तोड़ देती है। तो आप या तो एक पैरेलल सिस्टम डेवलप करें नॉन स्टेट एक्टर्स का। ये सारी समस्याएं जो नरेंद्र मोदी के लिए होंगी, और नरेंद्र मोदी के लिए ही एक सबसे बड़ी बात है, बीजेपी के लिए उतना नहीं है। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आज कम पाई कल ज्यादा पाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी को यह प्रूव करना पड़ेगा। और अगर वो प्रूव कर ले जाते हैं तो मेरे ख्याल से कंट्री के हिस्ट्री में जो सबसे बड़ी बात होगी कि कास्ट बैरियर टूटेंगे, और कास्ट बैरियर को ट्रांसेंड करके आगे बढ़ के एक होमोजेनाइजिंग इफेक्ट होगा। कम से कम हिंदू का तो होगा ही, हो सकता है कि मुसलमान अभी ना आए जब तक कि परफॉर्म आप नहीं करेंगे। विजेंद्र जी, आपका आइडिया क्या है? देखिए, बहुत साफ है। अभी अजय माकन जी ने तो हथियार डाले हैं, सरेंडर किया है, और वो बयान ऐसा था जैसे परिणाम आने के बाद। तो काउंटिंग शुरू होने से पहले इस तरह का बयान कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा दिया जाए। कांग्रेस की बात करें, मगर आपका आइडिया क्या है? आप भी तो बताइए। अब आइडिया तो अपने आप साफ हो रहा है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि परिणाम जब तक सामने ना आ जाए पूरी तरह से टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। एग्जिट पोल आपको भी कंफ्यूज कर दिया। आप भी कंफ्यूज हो गए विजेंद्र जी? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। देश का, मैं एग्जिट पोल से पहले देश का मूड समझ चुका हूँ, देख चुका हूँ, और सब सर्वविदित हूँ। जहां भी मैं गया देश के अंदर, जहां भी मैं प्रचार के लिए गया, मैंने यही देखा, लोग भारतीय जनता पार्टी से, श्री नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीद कर। सर, ये तो बहुत जेनरिक, एक जनरल सा जवाब हो गया। ये जो लड्डू बनवाए हैं आपने 2.5 टन के बीजेपी दफ्तर में दिल्ली में, अगर ये सब उल्टा पड़ गया विजेंद्र जी, उन लड्डुओं का क्या होगा? देखिए, तो हमारे पास लड्डू जो बने हैं वो कार्यकर्ताओं ने बनवाए हैं, पार्टी ने। कोई, मैं स्पष्ट कर दूं, कोई पार्टी ने फॉर्मली लड्डू नहीं बनवाए हैं। अच्छा, कार्यकर्ताओं ने अपने उत्साह के हिसाब से फॉर्मली लड्डू आपको खिलाएंगे ना, जब परिणाम आ जाएंगे तो फॉर्मल लड्डू आपको खिलाएंगे, मोदी जी को खिलाएंगे। फॉर्मल है, थोड़ी देर बाद जब परिणाम आ जाएगा तो फॉर्मल हो जाएंगे। बिल्कुल। आनंद जी, अब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, आपका आइडिया क्या है? अभी भी आप कायम है कि बीजेपी 220-230 के आसपास रुकेगी या उससे? देखिए, मेरी जो समझ है, जिस तरह के बीजेपी एनडीए बोल रहे थे, अब तो 220-230। हाँ, मैं एनडीए के बारे में ही कह रहा था कि एनडीए जो है 220-30 से ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। ये मेरा अपना आंकड़ा है। अजय माकन भी ये कह रहे हैं एग्जिट पोल सारे गलत साबित होंगे, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। अजीत जी हमारे साथ आ गए, हमारे जो मैनेजिंग एडिटर। अजीत जी, आपको भी लग रहा है कि ये अभी भी चांस है कुछ के? मुझे लगता है मानक, उससे पहले एक बार दर्शकों को बता दें कि किस तरह से नतीजे दिखाएंगे। आप देख रहे हैं जो अलग अलग विंडो है, उसमें सबसे ऊपर आपको एनडीए की तस्वीर मिलेगी। लेकिन खास बात यह है कि इस चुनाव में 2 राज्य बहुत अहम है, यूपी और बिहार। चूंकि दोनों राज्य को मिलाकर 120 सीटें, 80 सीटें यूपी की, 40 सीटें बिहार की। इसलिए अब नीचे जो लेफ्ट साइड स्क्रीन देख रहे हैं उसमें कंटिन्यूअस लगातार आप यूपी और बिहार की तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि यही 2 सूबा है जहां अगर बढ़त मिलती है मोदी को, और यूपी में खासतौर से जहां कामयाबी मिलती है मोदी की पार्टी को, मोदी सेना को,
तो सरकार का रास्ता खुलता है। 50 से ज्यादा 50+। अमित शाह लगातार 50 से 55 की बातें कर रहे हैं, तमाम एग्जिट पोल 50+ की बातें कर रहा है। सवाल उठता है यूपी में क्या होने वाला है, इसलिए हम आपको दिखाएंगे। बाकी स्टेट में, राज्यों में क्या तस्वीर है वो भी दिखेगी। और दाईं तरफ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अलग अलग पार्टियां, अलग अलग पार्टियों की क्या भूमिका होगी। यह चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि लगातार जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक मोदी की तो सरकार बन रही है, लेकिन उससे अहम इसलिए है कि क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टीज का क्या होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। यूपी जो चतुष्कोणीय संघर्ष के लिए जाना जाता है, जहां समाजवादी पार्टी है, जहां बीएसपी है, जहां बीजेपी है, जहां कांग्रेस है। और अगर 2009 की बात करें, बीजेपी और सबसे कमजोर स्थिति में बीजेपी थी, जहां सिर्फ 10 सीटें समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस 20 से 22 के बीच। अब सवाल उठता है यूपी की तस्वीर ठीक उल्टी होगी क्या? 10, 12, 15 के बीच बाकी पार्टियां और बीजेपी को 50+? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हम लोग को लगातार यूपी की बात करते हुए, और सबकी क्यूरियोसिटी मुझे लगता है सबकी यूपी को लेकर है। और मुझे लगता है मैं तो रात भर नहीं सोया हूं, सुबह सुबह 5 बजे 4:30 बजे नींद खुल गई कि पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है देश में जनता और नेता जो 50-55 करोड़ वोटर हैं, वो जिनकी दिलचस्पी और नेता, सबकी रात में नींद हराम होगी। कुछ देर में नतीजे आएंगे। बहुत से लोगों को चैन से नींद आई होगी। और जरूरी नहीं कि उसमें जीतने वाले, अगर आप उसमें हारने वाले भी होंगे जिनको पहले से ये एहसास हो गया होगा कि हम हार रहे हैं। लेकिन चैन की नींद, संदीप दीक्षित, लेकिन चैन की नींद मुझे लगता है मोदी को भी क्यों आएगी? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। मैं वहां भी बेचैनी होगी कि हमारे दम पर क्या, अपने दम पर कितने, क्या जयललिता और किसी की बीजेडी की हमको जरूरत पड़ेगी? नहीं, देखिए इस चुनाव में चाहे जो लोग अभी से खुशी मना रहे हों या जो थोड़ा गम में डूबे हों, सबको ये व्यग्रता होगी, बेचैनी होगी कि वाकई सीटें कितनी मिल रही हैं, सरकार बनेगी तो कैसे बनेगी, किस तरह की सरकार बनेगी। लेकिन एक चीज जरूर करूंगा जो अभी मानक और विजेंद्र जी कह रहे थे। देखिए रण क्षेत्र में जो चुनावी मैदान था उसमें तो इन लोगों ने काफी ऑफेंसिव या बड़ा आक्रामक रुख अख्तियार किया, लेकिन चुनाव के बाद, पोलिंग के बाद भी जिस तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ रखा था इन्होंने, शायद वही कारण है कि संदीप दीक्षित या राशिद दलवी या इस तरह के जो लोग हैं कांग्रेस में, वो पहले से ही, अजय माकन भी पहले से ही ऐसा लगता है जैसे हार गए। अजय माकन अभी भी उर्मिला जी कह रहे हैं अगर ये कि हम अपनी उपलब्धियों को रेडियो टीवी के जरिए नहीं प्रचारित नहीं कर सके तो किसने रोक रखा था? पीआईबी आपके पास है, आपके पास दूरदर्शन था, आपके पास न जाने कितने खुद प्रचार विभाग के अध्यक्ष हैं आप। प्रचार नहीं, और इसमें तो सर दो राय है नहीं कि परसेप्शन की लड़ाई कांग्रेस बहुत पहले हार गई थी। लगता है 2 महीने पहले ही जयराम रमेश कह रहे थे कि हमें पता है परसेप्शन को हार गए। तो 1 साल पहले जब हथियार डाल दिए थे कांग्रेस, देखिए मनोवैज्ञानिक युद्ध में ये लोग बड़े आगे हैं, मनोवैज्ञानिक युद्ध में आगे। और मैं सुबह खराब नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए हनुमान जी दूध पिए थे, याद है ना आपको? तो मैं ये कह रहा हूं कि हर सॉरी आई एम सॉरी, मैं हिंदू देवताओं की बड़ी कदर करता हूं। वो आदरणीय गणेश जी थे और उन्होंने दूध पिया था। गणेश जी की भी कोई उसमें भूमिका नहीं है, पिलाने वालों की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भैया पिलाने वालों में लोग उनकी तरफ इशारा करते हैं। मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूं अजीत कि भैया प्रचार का, मनोविज्ञान का बड़ा असर होता है। तो ऐसे में बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने लेकिन मैटर तो वही करता है जो वोट मिलता है। देखिए प्रचार का असर होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तभी होता है जब स्थितियां माकूल हो। आप चाहे जितना बड़ा प्रचार कर लीजिए, अगर स्थितियां अनुकूल नहीं है तो उसका कोई असर नहीं होता है। लोग सुनने को तैयार होते हैं। पार्टी हारती है, नेता हारता है, तो उसका सबसे बड़ा ब्लेम यही होता है कि हम अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। तो एनके सिंह जी ये सवाल उठता है कि 55 करोड़ लोगों, अजय माकन की बात सुन लीजिए, 2004 की बीजेपी की, दोनों एक ऐसी बातें। 55 करोड़ लोगों ने वोटिंग की और उसमें अगर मोदी की पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिलती है तो सिर्फ प्रचार कहकर मुझे लगता है ये खारिज करेंगे तो ये नाइंसाफी होगी। जैसा कि कहा कि मैं आपके पास भी, आप जब मोदी के इंटरव्यू के अंश काट सकते हैं तो आप अपने इंटरव्यू 300 बार चला भी सकते हैं। मैंने चलाया जी अभी जो बात यहाँ सारी आ रही है, एक मिनट जवाब ले लेते हैं। अगर ये कहना कि कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो शायद अपनी विफलता पर पर्दा डालना है। कम्युनिकेट सब कर पाए, लेकिन जनता ने किसकी बात को समझा और किसकी बात को अपनाया और किसकी बात को ठुकराया, किस पे भरोसा किया, किस पर भरोसा आपके प्रचार पर लोगों ने भरोसा नहीं किया, आप ये कह सकते हैं। अब इसी में जो विजन गुप्ता कर रहे हैं, थोड़ा सवाल मैं थोड़ा बदल दे रहा हूं क्योंकि बीजेपी के किसी नेता का था क्या उन पर ये पूछा गया? पहला रुझान आ गया एनडीए के पक्ष में है और एक यूपीए के पक्ष में है। दोनों को फिलहाल पोस्टल बैलेट हुआ है, उसके रुझान आ रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से एनके सिंह ये कहा कि बीजेपी नेताओं को जब कहा गया कि आपने बहुत प्रचार किया तो और बहुत झूठ
झूठ मिथ्या प्रचार भी किया। तो कहा कि इसका मतलब ऐसा क्या था कि हमारे झूठ पर यकीन किया और यूपीए के सच पर यकीन नहीं किया। हाँ नहीं, एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि रूलिंग पार्टी प्रचार से मुतासिर कर से जनता को अपने तरफ खींच सकती है अपनी परफॉर्मेंस से। सर ये वाराणसी का रुझान है, एनके सिंह जी माफ कीजिए आपको रुक रहा हूं, वाराणसी का रुझान ऐसा लग रहा है हमें मिल रहा है जिसमें मोदी आगे चल रहे हैं और केजरीवाल और अजय राय पीछे चल रहे हैं जी। इसके बाद मेरे ख्याल से चर्चा हम लोग की इसी पे होनी चाहिए। बहरहाल ये है कि ये बात बिल्कुल सही थी कि प्रचार में अपोजिशन के पास प्रचार के लिए क्या होता है, सरकार की विफलताएं तो होती है ना। तो अगर सरकार विफल रहेगी तभी तो प्रचार करेगा, तो सरकार विफल सर बहुत तेजी से आंकड़े आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एनडीए 8 और यूपीए 8। लेकिन 8 में यूपीए में किसके 8? एनडीए 8 यूपीए 0। नहीं उधर यूपीए नीचे दिया हुआ ना 8 में 0। 8 में 8 सीटों में 0। अच्छा 8 सीटों के रुझान है, जिस सारी की सारी एनडीए के पक्ष में जा रही हैं। यूपीए को फिलहाल कुछ नहीं मिल रहा है। 8 सीटों के रुझान है, एनडीए शुरुआत में आगे। तो देखिए पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई। बहुत ही शुरुआती है, इसलिए बार बार ये चेंज करेगा। हाँ एनके से ये बहुत ज्यादा भी चेंज करेगा। तो उसमें बड़ी सीधी सी बात है कि बीजेपी ने, मान लीजिए कि आरोप लगता है कि साहब जबरदस्त प्रचार करके जनता को गुमराह किया, तो प्रचार किस चीज का करेगा? सरकार की विफल, अपोजिशन में बैठा हुआ है, वो कोई रूलिंग पार्टी तो है नहीं। तो अगर रूलिंग पार्टी की विफलता रही उसी का तो प्रचार करेगा, थोड़ा ज्यादा करेगा थोड़ा कम करेगा। मुश्किल ये था कि क्या रूलिंग पार्टी ने अपनी जो अच्छी स्कीम्स थी उसको भी जमीन पे ले जा पाई। सर योगेंद्र यादव कुछ बोल रहे हैं, जल्दी से सुन लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या कह रहे हैं योगेंद्र यादव, सुनिए। मैं समझता हूं कि किसी भी पार्टी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, ये देखने के लिए कि पार्टी कैसा चुनाव में कैसी उसकी परफॉर्मेंस रहती है, हमें कोई मापदंड होने चाहिए। मेरे मन में मापदंड वो है कि इससे पहले राष्ट्रीय पार्टियां कब बनी और उन राष्ट्रीय पार्टी की पहले चुनाव में कैसी परफॉर्मेंस थी। एक मापदंड है भारतीय जनता पार्टी का, जो नई पार्टी नहीं थी दरअसल, लेकिन जब 1984 में उसने पहला चुनाव लड़ा उसे 2 सीट आई थी, क्योंकि पुराना एक आधार था तो उसे 7% वोट आया था। बीएसपी जब पहला चुनाव लड़ी 1989 में उसे 3 सीट आई थी, शायद 2% वोट आया था। मैं समझता हूं अगर आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जो सिर्फ 1.5 साल पुरानी है, जिसका कोई इतिहास नहीं है, कोई जाति वगैरह से कोई गठबंधन नहीं है, अगर वो इस तरह का परफॉर्मेंस करती है तो ये बात तय हो जाएगी कि ये एक राष्ट्रीय पटल पे ठहरने वाली पार्टी है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि क्या आम आदमी पार्टी उन पार्टियों में से एक है जो आती हैं और अचानक गायब हो जाती हैं, या राष्ट्रीय पटल पे टिकेगी। ये मेरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल ने, ओपिनियन पोल ने देश में जो माहौल बनाया, मीडिया ने, अजीत जी, सबके हौसले पस्त कर दिए हैं बीजेपी और एनडीए को छोड़कर। आम आदमी पार्टी अभी से, देखिए योगेंद्र यादव अभी से कह रहे हैं 2% नतीजे आए नहीं है। 4% की वो कह रहे हैं कि अगर 4% वोट आम आदमी पार्टी को मिलता है तो हम मानेंगे कि हम कामयाब रहे। और एग्जाम्पल दे रहे हैं बड़ी-बड़ी पार्टियों, बात कह रहे हैं। पार्टी ने जब 400 से ज्यादा सीटों पर लड़ाया तो उनका पहला टारगेट इस चुनाव में यही था कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 6% वोट चाहिए। तो 6% वोट के लिए ही वो टारगेट कर रहे थे। लेकिन लगता है कि जो जिस तरह से प्रचार अभियान शुरू हुआ था उसकी तुलना में बीच के दौर में वो पिछड़ते चले गए, वो टेक ऑफ नहीं कर पाए। वहां से टेक ऑफ तो शुरू ठीक किया था लेकिन बीच के दौर में वो पिछड़ने लगे। लेकिन आगे आप टेक ऑफ उसको विधानसभा चुनाव से मत जोड़िए, हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। देखिए लोकसभा चुनाव का देखिए बीजेपी ने भी विधानसभा चुनावों से ही टेक ऑफ किया। जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, अभी थोड़ी देर पहले विजेंद्र जी कह रहे थे, आपने सुना ही कि इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, खास करके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जिस तरह के नतीजे आए, बीजेपी का भी टेक ऑफ वहीं से शुरू हुआ है। और उसी समय आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली विधानसभा में प्रदर्शन किया, उसके कारण आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक जो प्रभाव पैदा किया, वहीं से उनकी शुरुआत हुई। लेकिन उसमें बीच के दौर में गलत थी आनंद, मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रेटजी में एक ब्लंडर ये था कि उन्होंने कंसोलिडेशन नहीं किया, फैलाव की तरफ अपने को ज्यादा जोर दिया, और इस फैलाव में वो जहां अच्छा कर सकते थे ज्यादा, उसको उन्होंने इग्नोर किया। जैसे दोनों के प्लस माइनस उसको चुनाव के नतीजे के बाद ज्यादा बेहतर शायद। स्क्रीन पर एक नजर डाल लीजिए, रुझान बहुत तेजी से आ रहे हैं। ये देखिए एनडीए के पक्ष में बताया जा रहा है 9 रुझान जो अभी तक स्क्रीन पर दिख रहा है, और यूपीए के पास 3, यानी शुरू के जो 12 अभी तक रुझान मिले हैं, ट्रेंड मिले हैं लोकसभा चुनाव की गिनती के, उसमें से 9 एनडीए के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं और 3 यूपीए के पक्ष में, यानी कि 1/3 अंतर है। शुरुआत है, अभी तो लगता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के रुझान भी नहीं आए होंगे। मीनाक्षी लेखी कुछ बोल रही है, सुन भी लेते हैं। मैं उन दोनों के लिए चुनौती साबित होंगी, ये नतीजों के बाद पता चलेगा।
मीनाक्षी लेखी बहुत खिलखिला रही है सुबह सुबह, जबकि अभी नतीजे आए नहीं है, अभी तो ट्रेंड्स आ रहे हैं। विनोद जी, कोई कमेंट आपका? बीजेपी के सारे नेताओं की बातें अभी से खिली हुई हैं और ऑपोजिशन देख लीजिए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सब अभी से ऐसा लग रहा है कि वजह ढूंढ रहे हैं। देखिए, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, जो माहौल है, जो वातावरण है, उसमें अपबीट है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। रविंदर जी जब आए थे हमारे स्टूडियो तो कितना मुस्कुरा रहे थे, ऐसी स्थिति जब आती है जब गैप बहुत बड़ा होता है और डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। अगर परसेप्शन का, हाँ, परसेप्शन नहीं है जी, परसेप्शन नहीं है अभी तक तो एक मिनट, ठीक है, परसेप्शन मैं भी परसेप्शन ही कहूंगा अभी जब तक परिणाम ना आ जाए। लेकिन अगर इतनी तस्वीर साफ नजर आती है और एक पार्टी इतना डिमोरलाइज फील करे और दूसरी पार्टी में एक उत्साह हो और जनता में भी, एग्जिट पोल में भी, और एक पूरा रुझान एक साफ, इसका अर्थ साफ है, इसका अर्थ साफ, मैं मानक जी एक लाइन में समाप्त करूंगा, इसका अर्थ साफ है कि यूपीए और एनडीए में एक बहुत बड़ा अंतर रहने वाला सीटों का, ठीक है, और यूपीए बहुत तेजी से नीचे आने वाली है। ये जितनी परिस्थितियां हैं वो इस बात का, ठीक है, ये आपका दावा मुझे 10 साल पीछे ले जाता है। विजेंद्र जी, आप भी राजनीति मैं तो देखिए मैं एक कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, परिणाम जब तक नहीं आएंगे सर, परिणाम जब तक नहीं आएंगे हम लोग किसी चीज पर मोहर लगाने वाले नहीं है। लेकिन वस्तु स्थिति ये होती है कि जब एक टीम साफ रूप से नजर आने लग जाए तो इसका मतलब गैप बड़ा होने वाला है। सर मेरे पास, हमारे पास सिर्फ 2-3 घंटे हैं हमारे पास ये बातें करने के लिए। आकलन है मेरा। सर आपको सिर्फ 2004 याद दिलाने के लिए 2-3 घंटे हैं, 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। जरा 2004 याद करिए। विजेंद्र जी, आप भी बीजेपी में थे उस समय, अच्छी राजनीति कर रहे थे आप भी, उस समय का जरा एक्सपीरियंस कुछ याद आता है आपको कि जीत के प्रति आश्वस्त सब मानकर बैठे थे और क्या हो गया था अचानक? लेकिन एक बात ये भी है मानक कि उस समय जो है कांग्रेस और बीजेपी में जीत हार का अंतर जो लोकसभा सीटों में था 6-7 सीटों का, 7 सीटों का, तो फाइट बहुत क्लोज थी। क्लोज फाइट में कोई भी जीत हार सकता है। अगर इस बार अगर वैसी फाइट हो गई तो नहीं, तो इस बार लगता नहीं। आप कैंपेन देख लीजिए, एग्जिट पोल देख लीजिए, पार्टियों में माहौल देख लीजिए, नेताओं के बयान देख लीजिए, उनसे एक ही तरफ इशारा हो रहा। बदल जाए नतीजा वो अलग बात है। देखिए, हिंदी बेल्ट अभी में, तक जो है हिंदी बेल्ट में निस्संदेह बीजेपी को बढ़त दिख रही है, वो पहले से दिख रही थी, और उसकी वजह सिर्फ यह नहीं है कि किसका प्रचार कितना था, बल्कि ये था कि भाई जो दलित समाज है हमारा उत्तर प्रदेश में, काफी तेजी से कम होता जा रहा है, और ओबीसी जो समाज है उसमें विभाजन दिखा है पहली बार, और बड़ा विभाजन दिखा है, ऐसा लोगों का मानना है। केवल पत्रकारों का नहीं, समाजशास्त्रियों का भी, जो गंभीर नजर रखते हैं इस पर। क्रॉस कास्ट लाइन जो है बीजेपी एनके सिंह जी, ये अंतर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये जो रुझान शुरुआती पहली बार और बड़ा विभाजन दिखा है, ऐसा लोगों का मानना है। केवल पत्रकारों का नहीं, समाजशास्त्रियों का भी, जो गंभीर नजर रखते हैं इस पर। क्रॉस कास्ट लाइन जो है बीजेपी एनके सिंह जी, ये अंतर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये जो रुझान शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट होंगे और ईवीएम से अब शुरू होगा आना, ये देखिए गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ, हालांकि बहुत शुरुआती है, इसलिए अभी बहुत सारे आगे जाएगा, ग्राफ नीचे आएगा, लेकिन अभी आधे घंटे बाद पिक्चर कुछ क्लियर होगा। 9 बजे के बाद थोड़ा सा जो है, 9 बजे के बाद जब ईवीएम खुलेंगे उसके बाद बहुत रफ्तार से नतीजे आएंगे। आनंद जी, पिछले चुनाव का कुछ एक्सपीरियंस या असेंबली इलेक्शन का एक्सपीरियंस याद करें। तो उत्तर प्रदेश का ही याद आ रहा है, जहां अचानक ये दिखाई पड़ने लगे कि बीजेपी सबसे आगे चल रही है। बल्कि मुझे याद है यूपी असेंबली में बीजेपी अचानक इतनी तेज दिखाई पड़ने लगी आगे, वहां सुधांशु मित्तल बैठे थे, वो मुस्कुराने लगे और कहे कि देखिए अभी बक्से और जैसे जैसे खुलेंगे और कितनी बेहतर हम करेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही स्पष्ट हो गया कि बीजेपी वहां पर तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, पिछले बार से उसको 4 और वो भी उस समय ट्रेंड आगे दिख रहे थे जब मुलायम सिंह आजमगढ़ 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह आजमगढ़ में पीछे चल रहे हैं, एक बहुत बड़ी खबर है और क्या संकेत भी है। मुलायम सिंह गाजियाबाद में वीके सिंह आगे हैं, शाजिया इल्मी पीछे हैं। नहीं, अगर मुलायम सिंह आजमगढ़ में हार जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वहां यादवों में उनको लेकर नाराजगी थी कि रमाकांत यादव के खिलाफ लड़ने की। और वैसे भी सर पूरे यूपी में क्या वेव है, शायद उसका भी एक संकेत जरूर मिलेगा। अगर मुलायम सिंह हार जाते हैं, पीछे चल रहे हैं। गाजियाबाद में वीके सिंह आगे हैं, शाजिया इल्मी पीछे हैं। नहीं, गाजियाबाद में तो जब चुनाव के बाद ही ये जिससे आप बात करिए, हरानी यही कह रहा था कि वीके सिंह जो है, नहीं, हमको लगता है गाजियाबाद में तो वीके सिंह और राज बब्बर की लड़ाई होगी, शाजिया इल्मी तो तीसरे, शाजिया इल्मी तो फोर्थ, राज बब्बर पीछे चल रहे हैं। आनंद जी, राज बब्बर पीछे,
शाजियाइल में पीछे, वीके सिंह आगे और आजमगढ़ में ये मुलायम सिंह पीछे। 100, 200, 400 जो ये पोस्टल बैलेट होते हैं उनके आधार पर हैं, वो बहुत ही बायस्ड होते हैं। पोस्टल बैलेट कौन लोग करते हैं? ज्यादातर जो नौकरियों में है, सरकारी नौकरियों में बाहर हैं, वैसे लोग करते हैं जो मतलब खाए पिए और उच्च मध्य वर्ग के हैं। उनका साथ पोस्टल बैलेट को इतना तिरस्कृत मत करिए। नहीं, तिरस्कृत खाए पिए और देश का अंग है। और भाई देखिए, सामाजिक तौर पर इस देश के यथार्थ को आप इनकार नहीं कर सकते। इस देश में गरीब है, मध्य वर्ग है, अमीर है, इसको आप कैसे इनकार कर सकते हैं? मत करिए ना। नहीं, तिरस्कृत करने की बात नहीं है। एक उसका बायस है, उसका एक बायस है, उसका एक पूर्वाग्रह है, उसका एक पूर्वाग्रह को हमें समझना पड़ेगा। 35 हो गया। विजेंद्र जी स्क्रीन देखिए, 35, एनडीए 37 और यूपीए 37। नहीं, टोटल है 19। नहीं, 19 और 8 19 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है और 8 सीटों पर यूपीए आगे चल रहा है। और उसका डिटेल भी आपकी स्क्रीन पर है। बीजेपी 16 पर आगे है, 3 पर शिवसेना, इस तरह 19 होता है। और यूपीए 8 पर आगे, जिसमें 5 कांग्रेस है, 2 आरजेडी और 1 अन्य। यानी अब रुझान तेजी से बदल रहे हैं। आनंद जी, आप कह रहे थे कि सरकारी लोग होते हैं, इनके वोटों पे ज्यादा महत्व नहीं है, तो मुलायम सिंह को तो वोट मिलने चाहिए था, सरकार में है वो। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी में वो सरकार में नहीं। देखिए, आमतौर पर जो सरकारी पदों पर काम करने वाले या उच्च मध्य वर्ग के लोग हैं जो इस तरह के पोस्टल बैलेट करते हैं, उसमें एक साफ तौर पर रुझान हमेशा से बीजेपी के पक्ष में रहा है, या कभी कांग्रेस या कभी कांग्रेस के। तो ये इसके आधार पर हमें मुलायम सिंह के बारे में मैं एक उदाहरण दे दूं पोस्टल बैलेट का कि अभी हिमाचल विधानसभा चुनाव में जब पोस्टल बैलेट के नतीजे आए तो उसमें बीजेपी काफी आगे चल रही थी और धूमल साहब के यहाँ नगाड़े बजने लगे। और उसके बाद जैसे ही जब ईवीएम शुरू हुआ तो एग्जिट पोल के बारे में कुछ बोल रही है, शुरुआती रुझान में भी बहुत कुछ करना। देखिए, एक बहुत ऐतिहासिक घटना है। पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हैरी ट्रूमैन और डेवी के बीच मुकाबला था। ट्रूमैन जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट थे और डेवी जो है रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट थे। शिकागो ट्रिब्यून ने एग्जिट पोल किया। जितने भी टेलीफोन करने वाले लोग थे या जिनके घर में टेलीफोन था, उनसे टेलीफोन पर फोन करके उन्होंने घोषित कर दिया, अखबार में हेडलाइन दे दिया कि डेवी वन द इलेक्शन। अच्छा, और अगले दिन ट्रूमैन जब वो भारी बहुमत से चुनाव जीत गए तो ट्रूमैन ने उस अखबार की कॉपियों को हिलाते हुए कहा कि मैं तो चुनाव हार चुका हूं। तो ये एक साफ तौर पर बायस था कि जो लोग के घर में भी टेलीफोन कनेक्शन। अच्छा, पंजाब में उल्टा हुआ था। पंजाब में कांग्रेस आगे निकल रही थी बैलेट में, वहां नगाड़े अमरिंदर सिंह मुलायम के लिए राहत की खबर है। आजमगढ़ में पीछे, लेकिन मैनपुरी में आगे चल रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल अभी शुरुआती है और वो भी पोस्टल बैलेट है। लेकिन एक बात सही है कि मैनपुरी उनके लिए बहुत इजी सीट है, जबकि आजमगढ़ सीट डिफिकल्ट सीट है। उसकी वजह रमाकांत यादव केवल नहीं है, उसकी वजह से बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं, जो वहां के एक बड़े ही प्रतिष्ठित और धनाढ्य मुस्लिम हैं, वहां पर जो मुस्लिम वोटों के लिए गए थे, उनका मुलायम सिंह को लगा था कि यादव जितना उनको वोट देगा उससे ज्यादा वेमेंटली मुस्लिम वोट देगा। वहां विभाजन हो रहा है। एक बार जरा तस्वीर, जो फाइनल तस्वीर दर्शकों को बता दें। 58 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें एनडीए को 30 सीटों पर बढ़त दिख रही है, यूपीए को 17 सीटों पर बढ़त दिख रही है। ये रुझान है, जिसमें कांग्रेस 12 सीटों पर आगे, एनसीपी 1 सीटों पर, बीजेपी 24 सीटों पर आगे। राज्यवार अगर देखें तो बिहार से अभी यूपी से अभी दिख रही है 12 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है। 80 सीटों में से 21 सीटों का रुझान है। कांग्रेस प्लस 1 सीट पर बिहार की बात करें तो 5 सीटों पर आगे दिख रही है। अभी तक तो बीजेपी और कांग्रेस में मुझे लगता है काफी फासला है। बिल्कुल आधे का फासला है। बीजेपी 24 पर आगे, कांग्रेस 12 पर आगे। हालांकि यह फासला जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक अभी बहुत कम का है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि एग्जिट पोल के हिसाब से तो 3 या 4 गुना का फर्क होना चाहिए दोनों पार्टी। 2 तिहाई और 1 तिहाई है। अभी गाजियाबाद में वीके सिंह आगे, लेकिन हम उसी पर बात कर रहे थे, चूंकि बहुत अहम है। उर्मिलेश जो बात कर रहे थे, राज बब्बर पीछे हैं, जो बात कर रहे थे मुलायम सिंह की, कि यूपी में मुलायम सिंह की पार्टी का जो होता है वो तो अभी देखेंगे, लेकिन अगर मुलायम सिंह जिसकी वजह, और दूसरी बड़ी खबर, राजनाथ सिंह लखनऊ में पीछे आगे। अब ये तो हर मिनट कुछ ऐसी चौंकाने वाली चीज, लेकिन हमें अजित मानकर चलना अभी ये वो शुरुआत है। अब उसमें लगा ये पोस्टल बैलेट का बायस है। यस,
नहीं, अब यहाँ पर किसी उसके हिसाब से कहीं तीसरे पे तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है देखना पड़ेगा अभी शुरुआती, अभी बहुत शुरुआती है। कन्नौज में डिंपल आ गए, कन्नौज में डिंपल यादव मुलायम सिंह की बहू आ गए। हालांकि वो भी काफी डिफिकल्ट मुकाबले माना कि इस बार उनके लिए बहुत आसान सीट ये नहीं रह गई थी। बीजेपी काफी दम के साथ वहां चुनाव लड़ रही थी इस बार। अच्छा अजीत जी, अजीब सी बात होगी अगर मुलायम सिंह आजमगढ़ में पीछे हैं, मैनपुरी में आ गए हैं। इतनी बड़ी है कि मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ और क्या बात है यहाँ चलिए बोलिए। कह रहा हूं मुलायम सिंह अगर आजमगढ़ में पीछे हैं, मैनपुरी में आ गए हैं, कन्नौज में डिंपल यादव आ गए हैं, तो कुछ मिला जुला संकेत तो यहां से पढ़ सकते हैं हम इसमें। संकेत पढ़ सकते हैं, लेकिन आजमगढ़ से मुलायम के मुकाबले रमाकांत यादव अगर आगे होते हैं और मुलायम पीछे होते हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाका है और जिसको लेकर मौलाना मुलायम के नाम से पॉपुलर मुलायम, जो पूरी धर्मनिरपेक्षता के राजनीति का गढ़ रहा है, इसलिए एक संकेत और संदेश के लिए बनारस के मुकाबले लेकिन अजीत, जो हम लोगों की जानकारी है, आजमगढ़ में बाद के दिनों में बिल्कुल चुनाव मतदान के ऐन पहले मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा मुलायम सिंह के पक्ष में चला गया था, लेकिन बीएसपी की तरफ भी थोड़ा बहुत यादवों का, जहां तक यादवों का सवाल है, रमाकांत यादव, योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं जी, वो तो आगे रहेंगे और गोरखपुर उनकी ऐसी सीट है जो कोई उनको हिला नहीं सकता। आप देखते हैं कि लगातार, और ये जो है उस महान मठ की महान विरासत है जो वहां के अगले सारे भेदभाव को मिटा देती है। दूसरे लोगों को अब अंतर वो आ रहा है शामिल करते हैं। एनके सिंह साहब, शुरुआती रुझान है, दर्शक देख रहे हैं। अब ये देखना होगा राजनाथ सिंह पीछे हैं तो कितने नंबर से हैं और क्या है, इसमें तस्वीर बदलेगी। लेकिन अगर राजनाथ सिंह पीछे होते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, जो पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुनाव लड़वा रहे हैं, अगर उनकी स्थिति खराब होती है तो। और वो भी उस स्थिति में छोड़कर राजनाथ सिंह गए थे, लेकिन मुझे लगता है अभी बहुत जल्दबाजी इस बारे में कुछ वैसे अगर होता है ऐसा साफ रूप से नजर आ रहा है। और ये शुरुआती रुझान में कांग्रेस 14, कांग्रेस 14, बीजेपी 42, जी 3 गुना आगे। मतलब ये कह सकते हैं कि लड्डू कह सकते हैं कि लड्डू का उपयोग कर सकते हैं क्या ये? अभी और आधे घंटे में लड्डुओं पर ध्यान दिया जाता है। और इसमें एक नंबर और है, बिहार में अभी कहीं जेडीयू का कुछ दिख नहीं रहा है, 0 पर जेडीयू है। और उत्तर प्रदेश का आरजेडी को 3 दिख रहा है, जबकि आरजेडी 3 दिख रहा है। एक और चीज है विनोद जी, उत्तर प्रदेश का भी रुझान आप अगर आप अलग से देखेंगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा आगे। और अजीत भाई, एनसीपी मुझे लगता है कटिहार सीट है तारिक अनवर की, तारिक अनवर की होगी, चूंकि देखिए सीट अब ये कहा जा सकता है कि रुझान अब सिर्फ बैलेट के नहीं है, उमा भारती आगे है, शाहनवाज हुसैन दिखाई दे रहा है अभी कि एनडीए आगे चल रही है। अब इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है कि एनडीए, और जो डिफरेंस है वो मैसिव होता जा रहा है। लेकिन जैसे अभी चूंकि बहुत शुरुआत है, आपको याद होगा 2009 में हम सब लोग स्टूडियो में थे और बनारस से खबर आ रही थी कई बार कि मुख्तार अंसारी मुरली मनोहर जोशी से आगे, कई बार लगातार आगे और मार्जिन से कई बार थे, तो लग रहा था हार गए। नहीं तो अभी 17,000 का गैप था, सिर्फ 17,000 का गैप था। वो सिचुएशन में और इस सिचुएशन में अंतर है। मैं आपको बताऊं, एक तो तमाम असेंबली, एक लोकसभा, आज आपका दिन है, आप कुछ भी बताएंगे। शाहनवाज हुसैन आगे, तो दिन प्रारंभ होगा, देखते रहिएगा। देखिए ऐसा है कि एक तो लोकसभा का चुनाव की जब मतगणना होती है तो सभी विधानसभाओं की एक साथ होती है, साइमल्टेनियस होती है। अगर मान लीजिए एक लोकसभा में 9 विधानसभा है तो तमाम लोकसभा विधानसभा की काउंट और पूरे देश में बीच में थोड़ा मैं रोकता चलूंगा ताकि जाती जाए। एक मिनट, आपके पितृ पुरुष लौह पुरुष एलके आडवाणी गांधीनगर से आगे हैं। गांधीनगर से लड़ने को लेकर एलके आडवाणी थोड़ा डरे हुए थे, शिखर पुरुष चाहते थे, शिखर पुरुष, और भी कई तरह के हो सकते, तो वो आगे हैं। ये इसकी खुशी तो होगी बीजेपी को कम से कम। आनंद प्रधान, हम इनमें क्या संकेत अभी तक पढ़ रहे हैं? फासला तो है, 93 सीटों का रुझान है, जिसमें 54 सीटों पर एनडीए, 26 पर यूपीए, लेकिन बिहार और यूपी से बीजेपी के लिए बहुत सकारात्मक हवा चल रही है। मुझे लगता है अजीत जी हमें थोड़ा अभी और इंतजार करना चाहिए। अरे इंतजार करें, कुछ तो बात करनी पड़ेगी। हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है प्रोग्राम 11 बजे से शुरू करना चाहिए। ये बैलेट अभी मतलब ईवीएम्स नहीं खुली होंगी, खुल गई। ईवीएम पोस्टल बैलेट काउंट होता है, उसके बाद ईवीएम के राउंड शुरू होंगे। अरे सर, तो मुझे लगता है जो भी इंफॉर्मेशन है वो बता दें, एक बार फिर से बता भी देते हैं। बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है, विजेंद्र जी, बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। शुरुआती रुझान जो अभी तक मिल रहे हैं उसमें 94 में से 55 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है
और 94 में से 26 सीटों पर मोदी यूपी आगे है। वडोदरा में नरेंद्र मोदी आगे हैं, झांसी से उमा भारती आगे चल रही हैं, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आगे चल रहे हैं, राजनाथ सिंह लखनऊ से पीछे चल रहे हैं, एल के आडवाणी गांधीनगर में आगे चल रहे हैं। क्या उम्मीदें कम है इस बार आम आदमी पार्टी? जरा गोपाल राय को सुनते हैं। नहीं, जश्न का माहौल की स्थिति नहीं है। कुछ लोग, चूंकि काफी लोग बनारस में रुके हुए हैं और सारे लोग अपने अपने जगहों पर काउंटिंग में लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि दोपहर के बाद परिस्थितियां साफ होंगी और उसके बाद ही लोगों का, कार्यकर्ताओं का। तो देखा आपने, ये गोपाल राय है, लेकिन एक बार फिर से ये स्क्रीन देखते रहिए। राजनाथ सिंह, अजीब सी बात होगी अजीत जी, अगर राजनाथ सिंह गाजियाबाद छोड़ के लखनऊ जाते हैं, वहां से पीछे और वहीं से वीके सिंह आगे। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीट मैं फिर कहूंगा इसमें मैं थोड़ा बचा के रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रीमेच्योर है। सर यूपी देखिए, 31 सीटों पर के रुझान है, 22 पर बीजेपी आगे चल रही है। 31 में से 22 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल, देखिए हम तो शुरू से मान रहे हैं कि बीजेपी का जो माहौल उत्तर प्रदेश में है 98 में जो उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस थी उससे बेहतर होने वाला।